हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली मेंस एरा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम मेंस की परीक्षा में आने वाले वास्तुकला से संबंधित कुछ प्रश्नों की कहें या फिर उससे संबंधित जो तथ्य है उसकी चर्चा करेंगे। आज की जो प्रस्तुतिकरण है वो चित्रों के माध्यम से की जाएगी, जिससे जब आपके सामने मेंस की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए कि वास्तुकला में धर्म का प्रभाव कहाँ पर दिखता है या समाज में वास्तुकला में समाज का क्या प्रभाव दिखता है या तकनीकी वास्तुकला में आप कैसे तलाश सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बस आज की क्लास में प्रयास ये है कि क्रमिक विकास प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भारत में वास्तुकला का विकास किस प्रकार से होता रहा, किस प्रकार से मथुरा शैली, किस प्रकार से नागर बेशर शैलियां हैं जो वास्तुकला को अपनी ओर से समृद्ध कर रही थी। नगर सभ्यता में सैंधव सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने वास्तुकला को अपनी चरम पर पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसे समय में जब किसी प्रकार की तकनीकी का ज्ञान न होना, ऐसे में एक सुनियोजित नगर की व्यवस्था कहीं न कहीं भारतीय वास्तुकला की समृद्धि को दिखाता है। उसके साथ ही हमने गुप्त काल में देखा है कि स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसे में वास्तुकला से संबंधित प्रश्नों का आना एक अनिवार्य विषय बन जाता है और इसके बारे में जानकारी रखना भी अपरिहार्य हो जाता है। तो आइए क्रमिक प्रक्रिया में हम देखेंगे। ये जो वास्तुकला से संबंधित कक्षाएं होंगी, ये लगभग 3 से 4 कक्षाओं में पूरी की जाएगी। आज प्रयास यही होगा कि वास्तुकला से संबंधित जो तथ्य है आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाए, जिससे आपको मेंस की परीक्षा के समय वास्तुकला से संबंधित प्रश्नों को या उससे संबंधित तथ्यों को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो हम अपने प्रयास को जारी रखते हुए आइए देखते हैं कि वास्तुकला का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था, कैसे क्रमिक रूप से वास्तुकला चलती रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से क्या था, मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ किया, तब कला का ज्ञान नहीं था। फिर भी हमने देखा कि उच्च पुरा पाषाण काल आते आते क्या हो गया था, गुफाओं के साथ चित्रकारी दिखने लगी थी। यानी कि कलात्मकता तो आ गया भाव, कलात्मकता का अब कहाँ आना बाकी था, तो कलात्मकता वास्तुकला में देखनी बाकी थी। वो कलात्मकता नवपाषाण काल आते आते हमें देखने को मिल जाती है, जब स्थायी जीवन होता है। ठीक है, वो आवास स्थायी भले नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तुकला का प्रारंभ आप कह सकते हैं। तो आप अपने उत्तर का प्रारंभ कर सकते हैं वहां से। बाकी डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्रश्न किस प्रकार के थे। तो यहाँ जो पिक्चर है आप देखिए कि वास्तुकला का ऐतिहासिक विकास से संबंधित एक पिक्चर प्रस्तुत किया गया है, जो भारत में समृद्धि को या संरचनात्मकता की प्रस्तुतिकरण को दिखाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, नगर नियोजन से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित, उसके उत्तर आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो इस बात का प्रतीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में गया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रिड प्रणाली थी। ग्रिड क्या थी, जो सड़कें थी ना, वो अपने सड़कें जो है उत्तर दक्षिण एक दूसरे को काटा करती थी, और सड़कों का एक अनुपात होता था। इस अनुपात के कारण ये सड़कें हमेशा ग्रिड के फॉर्म में देखी जाती थी, जैसे ये एक दूसरे को ऐसे चौकोर में काटते थे। और यही व्यवस्था आपको इस पिक्चर के माध्यम से देखने को मिल जाएगी कि कैसे सड़कें दिख रही है। और इसका एक जाल बन गया था कि सड़कों और गलियों का, सड़क और गलियां एक अनुपात में सिंधु सभ्यता में देखे गए थे। और ये जो सड़कें थी ये आयताकार खंड बनाते थे। कैसा बनाते थे, तो ये आयताकार खंड बनाते थे। और उन्नत नगर नियोजन के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। तो जब उन्नत नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वहां पर जो नगर नियोजन था एक सिस्टमैटिक था, कि सड़कें एक दूसरे को उत्तर दक्षिण दिशा में समकोण पर ही काटती थी। जो ईंटों का अनुपात था वो एक अनुपात में आगे बढ़ता था। ऐसा नहीं होता था कि किसी भी साइज की ईंटें आ जाएंगी और वो सभ्यता का प्रतीक बन जाएंगी। उसके बाद जो नगर का विभाजन था, नगर का विभाजन क्या होता था,
उच्च और निम्न नगर में था, मतलब उच्चला और निचला, ऐसे कुछ नगरों नगर नियोजन का विभाजन किया गया था, जिसमें ऊपर में पश्चिम दिशा में अगर हम देखें, अगर इसे अब वर्तमान मैप में भी देखें तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट कहा जाता था। जो ईस्ट में होता था ना, वो निचला नगर होता था, और ये क्या होते थे, आवासीय इलाके होते थे। और पश्चिम में क्या हो, पश्चिम में स्थित प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें यहाँ पश्चिम की दिशा में देखी जाती थी। लिपियां तो नहीं पढ़ी गई, लेकिन इसके पीछे का अनुमान वर्तमान समय में ये लगाया जाता है कि जैसे सन ईस्ट से निकलता है, तो माना जा सकता है कि निचला बनाया गया था पूर्वी दिशा को, जिससे वहां पर सूरज की रोशनी की व्यवस्था हो सके और वेंटिलेशन सिस्टम को बनाया जा सके। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी वास्तुकला थी, वो प्रारंभिक काल से ही प्रकृति के नेचर को अपने में समाहित करते हुए आगे बढ़ रही थी। नेक्स्ट है कि इसका महत्व, आइए देखते हैं कि क्या इसका महत्व पूरी सभ्यता में पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल पड़ रहा था, क्योंकि जब ये सिंधु घाटी सभ्यता थी और एकीकृत उसमें एकीकृत आपको प्रशासनिक व्यवस्था दिख रही थी, जिसके कारण से हमारी वास्तुकला में भी एकत्व के तत्व देखे जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि हड़प्पा में नालियां ढकी हो और कालीबंगा में यूं ही खुली हो। हाँ, कुछ पक्की और कच्ची ईंटों के प्रमाण है जो देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन वही कालीबंगा और रंगपुर एक ऐसे स्थल थे जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। लेकिन फिर भी उनके अनुपात एक ही थे, इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक सामाजिक संगठन का प्रतीक था। क्या, ये जो पूरी की पूरी वास्तुकला थी, क्यों, क्योंकि इसे देखा जा सकता था, किसी प्रशासन के द्वारा अगर निर्धारित कर दिया गया था तो पूरी व्यवस्था में वह मान्य था। केंद्रीकृत अधिकार का संकेत था, मतलब कोई सेंट्रलाइज वहां पर पावर थी जो वो सारी एकीकृत व्यवस्था को देखता था। उच्च नागरिक चेतना का भी प्रमाण था, क्योंकि अगर हम वर्तमान में भी देखें तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को, अगर रास्ते में लिखा है कि यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, फिर भी लोग आज भी ऐसे व्यवहार करते हैं कि उसे वहां फेंक दिया करते हैं। ऐसे में नगर नियोजन की यह प्रमाण की हमारी हड़प्पा सभ्यता में देखा ना जाना, ये बताता है कि नागरिक सहयोग भी वहां पर उच्च कोटि का था। तो वास्तुकला में आप नागरिक सहयोग की पराकाष्ठा भी देख सकते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी ग्रिड व्यवस्था चल रही थी। इतना ही नहीं था, जो गलियां थी वो मेन सड़कों पर आकर मिलती थी, और जो हमारे घर हुआ करते थे स्थापत्य कला नगर नियोजन में, वो हमेशा गलियों की द्वार की ओर को, उनके द्वार गलियों की ओर खुलते थे, न कि सड़कों की ओर। तो ये सारे क्या हमारे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में शामिल किए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि और क्या था जहां पर अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी मीन्स हम सब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसा वहां पर इंजीनियरिंग सिस्टम लगाया गया था वास्तुकला में। कहा, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला के ऊपर अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के प्रमाण अगर हम देखना चाहें तो वो सहज ही वहां उपलब्ध हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी वह एक उच्च कोटि को प्रस्तुत कर रहा था। उच्च कोटि को, तो जल निकासी की जो उन्नत प्रणाली थी वो प्रमाण थी इस बात का कि वहां पर एक सोची समझी अभियांत्रिकी व्यवस्था चल रही थी। और संभवतः ये अनुष्ठानिक महत्व था, अनुष्ठानिक महत्व भी कह सकते हैं, या एक नियोजन की व्यवस्था के महत्व को भी दर्शाता है। जो ईंटें थी वो मानकीकृत थी, मतलब उनका अनुपात 1:2:4 के अनुपात में ही, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो रेशियो था ना, वो 1:2:4 के अनुपात में ही सारी ईंटें बनाई जाती थी। जैसे अगर हम ईंटों को देखें तो ऐसे होती हैं, इन्हीं में क्या होता था, इनमें 1:2:4 की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इसमें बनाकर इनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो मानकीकृत यानी कि अभियांत्रिकी व्यवस्था का प्रतीक थे। जल निकासी प्रणाली में ढके हुए नाले और निरीक्षण छिद्र स्वच्छता पर जोर देते थे। ऐसा भी माना जाता था कि वहां के लोगों की जो सोच थी वो क्या थी, वो भी एक तकनीकी पर आधारित थी कि नाले और छोटी नालियां हमेशा बड़ी नालियों पर मिलती थी, और बड़ी नालियां भी ढक कर बनाई जाती थी, जिससे क्या हो, वहां की जो व्यवस्था हो या जो सिस्टम बनाया गया था जिसमें अभियांत्रिकी से लेकर सामाजिक और एकीकृत प्रणाली को समाहित किया गया था, वो सभी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। ये चित्र में भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक बाथ देखिए,
यहाँ पर जो बनाया गया है, इसमें भी आप तकनीकी को देखिए कि चारों ओर से क्या सीढ़ियों को यहाँ पर देखिए, ये हाँ, इधर सीढ़ियों को बना दिया गया है जिससे कि क्या लोग सहजता से यहाँ पर क्या पब्लिक बात पे पहुंच सके और अपने कार्य को संपादित कर सके। इन सबके भी महत्व, इन सबका महत्व यह बता रहा था कि जो वहां पर स्थापत्य कला थी, जो स्थापत्य कला दिख रही थी, वह कार्यात्मक और उपयोगितावादी वास्तुकला के बाद की शहरी संस्कृति से प्रभावित थी। मतलब वहां शहरी संस्कृति के जो तत्व थे वो ढूंढे जा सकते थे। इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता गया, तो उसके बाद हमारे पास मौर्य काल एक ऐसा काल आता है जिसमें वास्तुकला अपने चरम पर थी। क्यों? क्योंकि वहां पर शिलालेखों की, हम शिलालेख स्तंभ लेख के रूप में राजकीय आदेश को जारी करने की परंपरा बनी। और वो जो परंपरा बनी वो आज भी हम जानते हैं कि भारत का जो प्रतीक है वो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। मीन्स कि वहां की वास्तुकला की समृद्धि आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था कहिए या स्थापत्य कला की दृष्टि में समाहित है। तो वो क्यों उन्नत थी? हम सब जानते हैं कि जो राजा अशोक थे उन्होंने क्या किया था, गुहा लेख, स्तंभ लेख इत्यादि के माध्यम से कहा जनता तक पहुंच बनाई हुई थी। तो जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया था, गुहा में लेख, यानी कि जो पर्वत थे उन्हें काट काट के लेख बनवाए गए थे। जो स्तंभ थे वो क्या थे, एकाश्म पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया था। और वहां पर जो वो आजीविकों के लिए भी गुफाएं बनाई गई थी। ये सारी चीजें क्या कर रही थी, मौर्य काल की वास्तुकला को की समृद्धि को प्रस्तुत कर रही थी। चामर ग्राहणी की मूर्ति हम जानते हैं कि वो कला को दिखा रही थी, और यहाँ की जो स्तंभ थे और जिसमें सामग्रियां थी वो वास्तुकला का प्रतीक बन गई थी। तो यहाँ पे चुनार के पत्थरों से निर्मित एकास्म चमकदार पॉलिश वाले स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। और शीर्ष पर आकृति, मतलब जो स्तंभ थे उसमें क्या था, सिंह बैल को राजकीय स्तंभ के रूप में दर्शाया गया था। किसमें? मौर्यकालीन वास्तुकला में। इसका जो उद्देश्य था वो था धम्म के संदेश का प्रचार करना और राजकीय अधिकारों का प्रतीत कर, राजकीय अधिकारों का सिंबल को प्रस्तुत करना था। कलात्मक उत्कृष्टता, शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली मौर्य प्रशासन के प्रचार इस कला के माध्यम से देखा जा सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल भी अपनी उच्च कला को प्रदर्शित करता था स्थापत्य की दृष्टि से। इसको हम कलात्मकता की दृष्टि से भी देख सकते हैं। ये ये हम इस प्रकार भी देखेंगे कि जैसे उसमें प्रश्न आएगा हम तथ्यों का उसमें समाहित उसी प्रकार से कर सकते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, देख लेते हैं। जैसे बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में निर्मित आजीविक संप्रदाय के लिए। तो बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियां थी वो आजीविक संप्रदाय को समर्पित की गई थी। लेकिन वो जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया था वो क्या कर रहा था, स्थापत्य की दृष्टि को वहां पर प्रस्तुत कर रहा था। चित्र में भी देख सकते हैं। चमकदार पॉलिश और लकड़ी की संरचना की नकल की गई थी यहाँ पर। मतलब लकड़ी की संरचनाओं का नकल भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। जो स्तूप थे इस समय के, वो स्तूप बुद्ध के अवशेषों पे निर्मित अर्धगोलाकार बनाए गए थे। और ये जो अर्धगोलाकार स्तूप बनाए गए थे वो भी क्या कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे स्थापत्य कला को। और यहाँ पर ये सांची का जब स्तूप आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रचनात्मकता, ये कलात्मकता स्थापत्य में कैसे समाहित हुई थी। मतलब उसे अर्धगोलाकार बनाया जाना और जितने भी स्तूप बनाए जाते थे उनमें हर्मिका का होना, ये सारी चीजें क्या कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था। किसमें? वहां की वास्तुकला को प्रस्तुत कर रहा था। इसका अगर महत्व देखें तो भारतीय स्थायी पत्थर को वास्तुकला की शुरुआत शिल्प कौशल का प्रमाण था। मतलब यहाँ पर जो पत्थरों के माध्यम से वहाँ के प्रशासन ने या जनता ने जो अपनी कलात्मकता को प्रस्तुत किया था वह भारतीय स्थापत्य कला की समृद्धि का प्रतीक बन गया था।
तो भारतीय कला की समृद्धि का वह प्रतीक था। उसके बाद बौद्ध काल में भी हम देखते हैं, अगर मौर्य काल देखा हमने, फिर बौद्ध काल में भी जो स्तूप थे, स्तूपों के माध्यम से वास्तुकला देखी गई। यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हर्मिका कैसे दिखी। ये जो ऊपर का भाग होता था, इसे मतलब वास्तुकला में क्या क्या चीजें, जब आप चैत्य या स्तूप की बात करेंगे तो उसमें किन किन तथ्यों को दर्शाना होता रहा, आइए उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हर्मिका, देखिए हर्मिका क्या होता था, जो चैत्यों के ऊपर का भाग होता था, ये इसे हर्मिका कहते थे। और यहाँ पर एक छतरी की तरह लगा होता था, उसे छतरी कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ होता था, यहाँ पर जो राउंड लगाते थे लोग, मतलब पूजा के भाव से उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। उसके नीचे के भाग को मेदी और यहाँ पर पथास के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो भाग दिख रहे हैं, जहाँ ये एंट्री के बाद मतलब तोरण द्वार के बाद, तोरण द्वार क्या होता था, ये गेट होता था। तोरण द्वार की एंट्री के बाद का जो जगह होता था, उसे उसे मेधी के नाम से जाना जाता था, मेधी कहलाता था ये। यहाँ पर भी देखिए एंड ये क्या होता था, ये गोलार्थ होता था, ये पूरा का पूरा ये अर्ध अंडे के आकार का होता था। हर्मिका आप चित्र में देख सकते हैं, तीन छतरियां आपको चित्र में दिख रही होंगी। तोरणदार का होते थे, ये गेट होता था जिसमें नक्काशी की व्यवस्था की गई थी। प्रतीकात्मक अर्थ इसमें क्या था, जो छत्र थे ना, ये जो तीन छतरियां लगाई गई थी, वो बौद्ध के धर्म के, बुद्ध और संघ का प्रतीक था। क्या, ये छतरी, छतरी यहाँ पर था। और तोरण द्वार, यहाँ पर जो तोरण द्वार गेट था ना, वहां बुद्ध के जीवन की कहानियों को लिखा गया था। यह जो पूरी की पूरी स्थापत्य कला थी, और ये जो बाहर का घेरा बनाया गया था, इसे वेदिका कहा जाता था। इस मतलब पीपीटी को आप कह सकते हैं, इसी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तुकला का जो भी जिस्ट है वो आपको चित्र के माध्यम से दे दिया गया है, जिसे आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप अपने मेंस की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को इसके अनुसार लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए कि स्मारक वास्तुकला के केंद्र बिंदु था, वास्तुकला का केंद्र बिंदु था। इसमें जातक कथाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म के दर्शन को लोकप्रियता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी कलात्मकता थी, आपको इस स्तूप में देखने को मिल जाती थी। अब देखते हैं बौद्ध विहार। बौद्ध विहार क्या थे, जहां पर वो रहा करते थे, वो उसे बौद्ध विहार कहते थे। और जहां पर वो पूजा पाठ करते कहते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। चैत्य क्या था, देखिए चैत्य प्रार्थना स्थल था। चैत्य के बारे में हमने देखा, इसके बाद स्तूप के बारे में देखा। अब आइए चैत्य के बारे में देख लेते हैं हम, और बिहार के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध काल में यह कैसे प्रसिद्ध थे। यहाँ पर देखिए, जो चैत्य था वो प्रार्थना हॉल के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया था, वो प्रार्थना हॉल था। और अंत में एक स्तूप होता था। और कार्ला की जो इस चैत्य है और अजंता के जो चैत्य हैं, वो विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो बौद्धकालीन स्थापत्य कला के लिए। तो इन्हें बौद्धकालीन स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता था। और जो बिहार होते थे, ये जो आपको दिख रहे हैं चित्र में देखेंगे तो ये चैत्य है। और जो बिहार होते थे, भिक्षुओं के निवास के लिए ये आवासीय कक्ष होते थे। भिक्षु जो वर्ष भर घूमते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें क्या विश्राम करने के लिए क्या बिहार की व्यवस्था की गई थी। और ये भारतीय कला के शिला छेदन परंपरा की नींव के प्रकृति के साथ सामंजस्य दर्शाता है। कहते हैं कि ये क्या है, कला के शिलाछेदन परंपरा। शिलाछेदन मतलब जो पत्थरों को छेद करके कलात्मकता बनाई जाती थी, शिला मीन्स पत्थर, और छेदन में जो छेद करके कला बनाई गई थी, उसकी जो नींव पड़ी थी, वो हम विहार के रूप में देखते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पत्थरों को काटकर डिजाइन बनाई गई थी और प्रकृति के साथ सामंजस्य दर्शाया गया था। मतलब वहां नेचर को बिना डिस्टर्ब किए आवास व्यवस्था बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र के रूप में उभरे थे। मतलब एक तरफ उसमें आवास का स्थान दिया जा रहा था, दूसरी तरफ उसमें पत्थरों को क्या कर रहे थे, पत्थरों को छीन कर कलात्मकता दिखाई जा रही थी। और तीसरा काम क्या हो रहा था, वो धर्म प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो धर्म प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी ये उभरा हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि गुप्त काल में वास्तुकला मंदिर का उद्भव।
हम जैसा कि जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण युग वह किस भाव में था, वो भी स्थापत्य कला के रूप में ही जाना जाता है। तो जो हमारा गुप्त काल था, गुप्त काल को स्वर्ण युग ही हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वास्तुकला का उत्कर्ष और कला संस्कृति का समन्वय इस काल में देखने को मिला था। जो प्रथम चरण था उसमें सपाट छत हुआ करती थी, साधारण रूप का गर्भगृह बनाया जाता था, और इसमें आप तिगवा के मंदिर का उदाहरण देख सकते हैं। और जब अंतिम चरण चलता आया तो इसमें शिखर का भी विकास हो गया था, और इसमें जटिल नक्काशी की प्रक्रिया देखी गई थी। और ये आप जो गिरावट का स्थल था वो यूपी के दशा अवतार मंदिर में देख सकते हैं। तो यूपी का जो दशा अवतार मंदिर था वो इसमें वास्तुकला के स्थापत्य कला की एक महान प्रकृति को प्रस्तुत कर रहा था। इसमें जो तीन इस समय ये गुप्त काल के उपरांत या कहिए उसी समय नागर, बेसर और द्रविड़ शैली का एक महत्वपूर्ण संगम देखा गया था जो स्थापत्य कला को प्रस्तुत कर रहा था। तो ये कलात्मकता हमें मंदिर में देखने को मिली। किस में देखेंगे हम स्थापत्य कला को, तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो है कि गुप्त काल से ही प्रारंभ होके जो नागर शैली थी, नागर शैली उत्तर भारत में मंदिरों के स्थापत्य को प्रस्तुत कर रही थी। जो द्रविड़ शैली थी वो दक्षिण भारत में स्थापत्य को प्रस्तुत कर रही थी। और जो बेसर शैली थी वो दोनों का सामंजस्य था। इसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो ये नागर शैली था, नागर शैली आप कहाँ से, हिमालय से देखा जा रहा था, हिमालय से ये चल रहा था और ये विंध्याचल तक आ गया था। तो विंध्य पर्वत तक इसकी आप परंपरा देखेंगे। द्रविड़ जो था वो कृष्णा नदी के आसपास का जो था, ये भौगोलिक विभाजन था। कृष्णा से लेकर कावेरी तक का जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल था। और जो हमारा बेसर शैली था, बेसर शैली, बेसर शैली को हम देख सकते हैं कि वह यहाँ विंध्य से लेकर कृष्णा तक का जो क्षेत्र था, जो कृष्णा तक का क्षेत्र था, वहां पे जो मंदिर निर्माण की स्थापत्य परंपरा चली थी वह शामिल किया गया था। विंध्य से लेकर कृष्णा तक वो बेसर शैली के नाम से प्रसिद्ध था। अब ये जो भौगोलिक विभाजन था, मतलब स्थापत्य का ये जो भौगोलिक विभाजन देखने को मिल रहा था वो जगह के अनुसार, मतलब जब वो उत्तर भारत में बनाया गया तो वो उत्तर भारत में कुछ विशेषता लेकर आया हुआ था। जैसे चतुष्कोणीय था, जैसे ही वो दक्षिण भारत तक पहुंचा वो अष्टकोणीय होता गया। और जो बेसर शैली इसमें मिला जुला रूप आया था उसमें उसमें अर्ध गुंबद तक का समावेश किया गया था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नागर बेसर शैली के साथ ही साउथ इंडियन और उसके साथ स्थापत्य का, स्थापत्य में धर्म का क्या प्रभाव था, अभियांत्रिकी का क्या, सामाजिक सोच का क्या प्रभाव था, इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।